हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव। आप सभी लोग देख रहे हैं इस समय 5 नवंबर 2020 का समाज कार्य का प्रश्न पत्र। और ये प्रश्न पत्र उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य, मध्य प्रदेश लोक सेवा समाज कार्य, जो स्टूडेंट मेडिकल सोशल वर्क की और एमपीपीएससी सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं और प्लस में यूजीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंटों के लिए ये प्रश्न है। मैं आज आप लोगों से चर्चा करूंगा 100 क्वेश्चंस के बारे में। 100 क्वेश्चन चर्चा करूंगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके बता देना कि 100 में से कितने प्रश्न आप सबके सही हुए हैं। ठीक है। और पहला प्रश्न आपके सामने यह है कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है। तो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के सतना जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट पर स्थित है। आप सबको पता होगा अच्छे तरीके से, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? महात्मा गांधी के ग्रामीण विकास के स्वप्न को साकार करके ग्राम स्वराज्य की स्थापना करना, ये इसका बेसिकली मेन मोटो था। ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है, यहाँ पर नानाजी देशमुख, यही करेक्ट जवाब है। महात्मा गांधी आप सबको अच्छे तरीके से पता है, मैंने अभी कल ही एक प्रश्न करवाया था एम.के. गांधी जी को लेकर, जो 2017 में प्रश्न पूछा गया था। और उस प्रश्न पत्र का वहाँ पे मैंने जवाब भी बताया था। नैतिकता का जो सिद्धांत है वो एम.के. गांधी का आता नाम है। ठीक है। तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। जो इसको हम बोलते हैं ट्रस्टीशिप थ्योरी बोलते हैं, नैतिकता का सिद्धांत। तो ये बेसिकली मजदूर संघ के परिप्रेक्ष्य में वकालत की थी उन्होंने, एम.के. गांधी जी ने। ठीक है। तो महात्मा गांधी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, आप सबको पता होगा, हिंदी विश्वविद्यालय भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। 1916 में संसद के द्वारा पारित हुआ। और गांधी जी हिंदी और राष्ट्रीय जो है भारतीय भाषाओं में प्रबल थे या पक्षधर थे उसके। तो ये चीज़ें हम कह सकते हैं। यहाँ पे सावित्रीबाई देशमुख के बारे में आपको नाम पता होगा, समाज सुधारक थी ये। और इन्होंने स्त्री शिक्षा पर या उसके अधिकार पर एक अहम भूमिका निभाई है इन्होंने। और 1852 में बालिकाओं के लिए इन्होंने एक विद्यालय स्थापित किया था, सावित्रीबाई फुले ने। और 1848 में भिंडेवाड़ी इलाके में 9 छात्राओं के साथ विद्यालय को भी ओपन किया था। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सावित्रीबाई फुले का भी नाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू आप सबको पता होगा। ये अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, नेहरू विश्वविद्यालय 1966 में इसके बारे में संस्थापक के रूप में जो है मुनीस रजा का नाम आया था। 1969 में स्थापित करने को लेकर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर किसी का नाम आया है तो वो नाम आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आया था। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। मैं आप लोगों से अब 4 ऑप्शन चर्चा नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं सीधे आंसर पे बताऊँगा आप लोगों से, है ना। और हालांकि मैंने और भी वीडियोस बना रखा है, उसमें मैंने चर्चा कर रखा है आप सभी से, है कि नहीं। हमारे ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड के निर्मित विकास एजेंडा के समय सीमा क्या नियत की गई थी, या आप ये कह सकते हो क्या बताई गई थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर अमेरिका, वर्ष 2030 तक में। ठीक है। अगर किसी बच्चों को अगर कोई जानकारी चाहिए किसी क्वेश्चन से संबंध में तो वो कमेंट करेंगे, मैं उसको कमेंट करके वहाँ पे बता दूंगा अच्छे से। आगे अगर हम बात करते हैं किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का चर्चा किया गया है, तो अस्पृश्यता क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है और आप सब भली भांति तरीके से जानते होंगे। अस्पृश्यता उन्मूलन के बारे में बात किया गया है अनुच्छेद नंबर 17 में। 14 में विधि की समता के बारे में बात किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में आर्टिकल नंबर 51 के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 15 के बारे में अगर हम बात करें तो लिंग, आयु और जाति भेदभाव को समाप्त करने के बारे में बात किया गया। तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। सामुदायिक संगठन में, अच्छा प्रश्न है, सामुदायिक संगठन में अधिकार चेतना का उपागम का अर्थ क्या बनता है, ये भी प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा कि बड़े स्तर पर व्यक्तियों को संगठित करना ही अधिकार चेतना का उपागम के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 3 वाला है यही आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे हम बात करते हैं मुक्त साहचर्य। अब मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि फ्री एसोसिएशन के बारे में, याद अगर आ रहा होगा तो फिर तो ठीक है, और नहीं याद आ रहा है तो आपको मैं बता देता हूँ कि मुक्त साहचर्य निम्नलिखित में से किसकी तकनीकी मानी जाती है। तो यहाँ पे सही जवाब मनोविश्लेषक उपचार का माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब होगा। इस प्रश्न को आप सभी लोग
जो है स्टार लगाइएगा। नाम याद रखिएगा इसमें सिगमंड फ्रायड का। किसका नाम याद रखेंगे? फ्रायड का। मैंने फ्री एसोसिएशन में फ्रायड का नाम भी आप लोगों से बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, कि समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत संदर्भित अहम जो है अवस्थितियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया है। अब बात है नहीं के, अब बात है यहाँ पे नहीं का। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 6 है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये आपने नाम सुना होगा एरिक बर्न का नाम, और एरिक बर्न बहुत ही फेमस पर्सन है। उनका ये सिद्धांत है। तो इन्होंने सहोदर भाई बहन, जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, सहोदर भाई बहन, जिसमें इनके बारे में जिक्र नहीं किया गया था, ये शामिल नहीं किए थे अपने समव्यवहार की थ्योरी में, है ना। तो कहीं कहीं समव्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत आता है, जिसको हम लेन देन विश्लेषण का सिद्धांत बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे खासकर ये एरिक बर्न का नाम, सुलिवन का नाम याद रखेंगे। ठीक है, इन दोनों के द्वारा ये दिया गया था समव्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत। एरिक बर्न काफ़ी फेमस है, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। सुलियन जो सुलिवन का नाम आता है वो बहुत कम आता है एग्जाम वगैरह में, है ना, लेकिन दोनों का नाम ध्यान रखें आप सभी लोग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे समव्यवहार विश्लेषण में यह पहचानने के बारे में बताया गया था कि कौन समव्यवहार में कौन से अहंकार राज्य मौजूद हैं, ताकि वह अपने विचारों और व्यवहारों के प्रति अधिक सचेत हो सके। तो बर्न ने इस चीज़ को स्थापित किया था, और बेसिकली इसने वयस्क बच्चों पर ये काम किया था, ये सिद्धांत दिया था। तो नैदानिक और चिकित्सकीय और संगठनात्मक और व्यक्तिगत विकास के लिए ये जो व्यवहार है का ये सिद्धांत दिया था। तो माता पिता, शिक्षक, बड़े लोग, पड़ोसी, चाचा चाची और उनके द्वारा वातानुकूलित होते हैं। तो खासकर बच्चे, वयस्क, माता पिता और शिक्षक, याद रखें आप सब, पड़ोसी भी आ जाते हैं, बड़े लोग भी आ जाते हैं यहाँ पर, और चाचा चाची भी इन्वॉल्व होते हैं इसके थ्योरी में। लेकिन सहोदर भाई बहन इन्वॉल्व नहीं करता है ये। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो 4 होगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गेमिन, एक गेसल सॉफ्ट है, एक आपका गेमिन सॉफ्ट है, और एफ पर जो है फर्मांडिस, इनका नाम टोनिस करके आता है, एफ टोनिस इनका पूरा नाम है। आपको भली भांति तरीके से पता होगा कि गेसल सॉफ्ट ग्रामीण से था, और जो गेमिन सॉफ्ट था वो समाज से था, संघ से था, औद्योगिक कह लीजिए, है ना, औद्योगिक कह लीजिए। और ये याद रखिएगा आप सभी लोग, 1887 में आया था। कब आया था? जो फर्नांडिस टोनिस ने दिया था समुदाय और समाज के बारे में, वो 1887 में दिया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जेरोकिन नहीं है, ये सेरोकिन का नाम है। ठीक है, ये सकल बंधन, बहुबंधन के बारे में बात करते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किथ डेविस के बारे में, ठीक है, किथ डेविस के बारे में अगर हम बात करें तो वही किंग्सले डेविस है, ये द्वितीय समूह में काफ़ी फेमस है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जिम्मरमैन के बारे में, तो जिम्मरमैन यानी यहाँ पे मजुमदार यानी एमजी करके भी आता है कभी कभी प्रश्न। तो आप ध्यान रखिए, जिम्मरमैन जो है इन्होंने ग्रुप एक्टिविटी फॉर फैमिलीज इन रिकवरी के बारे में बात किया था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप एक्टिविटी फॉर फैमिलीज इन रिकवरी के बारे में बात किया था। ये ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट। इससे जैसे C.H. कूले का नाम आता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्राथमिक समूह में आते हैं इनका नाम। रॉबर्ट बिस्टिक का नाम आता है, सोशल ऑर्डर करके एक पुस्तक थी, उसमें आता है इनका नाम। सामाजिक श्रेणी, एकता मूलक समाज जो है समिति के बारे में ये सारी चीज़ें जो है जिक्र करते हैं आपका रॉबर्ट बिस्टिक। तो ये प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। यहाँ पे प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें सामाजिक नीति को समाज सेवा में रूपांतरित। अब जॉन किटना की अगर परिभाषा याद होगी तो आप कर लेंगे, नहीं याद होगी तो फिर नहीं कर पाएंगे। मैंने आप लोगों से कई बार बताया है जॉन किटना ने क्या बोला है समाज कल्याण प्रशासन में। उसने कहा है कि सामाजिक नीति को समाज सेवा में हस्तांतरित करने या रूपांतरण करने की बात किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। सामाजिक सुधार के बारे में बात करें तो किसी देश में रहने वाले अगर हम बात करें किसी देश में रहने वाले समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हों या दोष हो आदि को दूर करने के लिए सुधारने का प्रयत्न किया जाता है, वो बेसिकली सामाजिक सुधार का ही पार्ट बन जाता है ना। और अगर हम बात करें सामाजिक सुरक्षा को लेकर तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सी में सुरक्षा देख रहे हैं, और ये समाज के द्वारा सदस्यों को दी गई सुरक्षा है या एक सामाजिक बीमा योजना के अंतर्गत हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। सामाजिक क्रिया
आप सबको भली बात तरीके से पता होगा, प्रचार और सामाजिक विधान के माध्यम से जब जन समुदाय के कल्याण की बात करते हैं तो वह कहीं ना कहीं सामाजिक क्रिया को रिप्रेजेंट कर देती है। तो इस तरीके से आपको ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। मैं चारों ऑप्शन के बारे में जिक्र नहीं करूंगा, डायरेक्ट अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन ही करूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करें, लास्ट में ज़रूर बताएं आप सभी लोग कि कितने आप सबके सही जवाब जा रहे हैं। सामुदायिक संगठन में सामुदायिक परिषद के कौन से कार्य होते हैं, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग जरा मुझे बताइएगा कि सामुदायिक परिषद का कार्य के बारे में। तो जैसे आपको बता दो, तथ्य विश्लेषण एक कार्य हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन का एक कार्य हो जाता है ना, अध्ययन करने का भी कार्य हो जाता है, आवश्यकता की चेतना का प्रसार करना भी होता है, संगठन का रचना करना भी हो जाता है, नेतृत्व का विकास करना, ये सारे के सारे कार्य तो हैं, है ना। कार्यक्रम क्रियान्वयन करना, संसाधनों का संचालन करना, मूल्यांकन करना, लोगों को समाहित करना, गतिविधियों का समन्वय करना, ये एक प्रकार से कार्य ही है। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। एक तो देखिए तथ्य हो जाएगा, लोक साझेदारी भी हो जाएगी। बेसिकली अगर हम बात करते हैं सामुदायिक संगठन में सामुदायिक परिषद के कौन से कार्य हैं, सामुदायिक परिषद वालों का काम नहीं है कि आप कहिए कि भाई इसको जुटाए वगैरह ऐसा चीज़ करें, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का जवाब जो होगा ए और बी और डी वाला सही होगा, ये नहीं होगा सामाजिक। ये ध्यान रख लीजिए आप सभी लोग कि सामुदायिक परिषद का ये कार्य नहीं है, निधि फंड वगैरह जुटाना वगैरह, है ना, ये काम नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाकी आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए बी डी थर्ड में दिया हुआ है, आप इसी को लगा के चले आना, ठीक है। प्रश्न को हम और आगे लेके चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो वस्तुपरक पर मतलब आधारित है या उसकी प्रकृति की ओर संकेत कर रहा होगा, वस्तुपरक की ओर। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक तो ये वस्तुपरक हमेशा संबंधित व्यक्तियों से होता है, ये बात तो सही है, आप सबको मैंने कई बार बोला है थ्योरी जब क्लास ले रहा था। तो वस्तुपरक में तार्किक उपागम भी होता है, यानी लॉजिक अप्रोच भी होते हैं, तर्क संगत भी होता है, तो ये भी सही होना चाहिए, आपका होना ही चाहिए, नहीं होगा ये डन है। और वस्तुपरकता का सीमा जो है भिन्न और समान परिस्थितियों में भिन्न भिन्न, हाँ भाई जाहिर सी बात है, हर एक व्यक्ति यूनिक है तो जाहिर सी बात है भिन्न भिन्न हो सकता है, तो यहाँ पर ये भी सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी जिसमें होगा वही आपका करेक्ट जवाब होगा, और ये पहला ही आपके सामने मिल गया था, ए बी सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सबसे हो सकता है दोबारा ये प्रश्न पूछा जाए, कई बार एग्जाम में प्रश्न ये रिपीट होकर आता है, तरीके अलग अलग होते हैं सिस्टम इसके। रॉबर्ट रेडफील्ड की एक किताब थी लघु समुदाय, जिसको हम बोलते हैं लिटिल कम्युनिटी, है ना, उसके गुणों के बारे में बात कर दिया इसने। अब इसके गुणों के बारे में अगर आपको पता होगा तो फिर तो कर लोगे, मैंने कई बार बताया भी है, इसकी विशिष्टता, इसके गुण, हर चीज़ इसको अलग से मेंशन करवाया है। अगर आप लिखते हैं तो फिर तो ठीक है। तो समुदाय जो है सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। तो रेडफील्ड के द्वारा जो विशेषताएं थी वो 3 टाइप की बताई गई थी। एक तो बताई गई थी विशिष्टता, एक तो बताया गया था लघुता, एक बताया था जो है समाजिता। ये 3 चीज़ें के बारे में बात किया था इसने। और समुदाय के इसमें 2 अनिवार्य तत्व अगर के रूप में देखते हैं तो हम मैकाइवर पेज का नाम देखते हैं, अनिवार्य तत्व 2 देखते हैं तो एक स्थानीय क्षेत्र में देखते हैं, एक सामुदायिक भावना के रूप में देखते हैं। किंग्सले अगर हम बोगार्ट्स के बारे में बात करें तो उसमें हम की भावना देखते हैं, दायित्व की भावना देखते हैं, निर्भरता की भावना देखते हैं, है ना। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ ही रही होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तो 3 मैंने बताया अभी 3 आप लोगों को विशिष्टता, तो एक विशिष्टता परक हो जाता है, एक लघु आकार भी होता है, लघुता जिसको मैं बोल रहा था, निवासियों की एक रूपता को हम लोग बोलते हैं सजातीयता, ठीक है, सजातीयता बोलते हैं। ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी जहाँ पे होगा वही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 में। प्रश्न करने का तरीका होता है, आप इसको जब आसानी से कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आप सबको। इसमें से कहा है कि निम्न में से किस प्रकार के व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देता है। अब ये प्रश्न में काफ़ी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए नागरिकता को त्याग को जो नागरिकता अधिनियम है 1955, आप लोग अगर देखेंगे धारा 8, गूगल कर लेना आप लोग अगर कंफ्यूज हो गए, तो उसमें बताया गया है कि वयस्क भारतीय नागरिकता को त्याग करता है। बात तो ठीक है भाई, परित्याग हो गया। धारा 9 में कहा गया कि समाप्ति के लिए ये प्रावधान जो है अलग अलग चीज़ों के बारे में बात किया गया कि अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार करना, ठीक है, नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
यहाँ पे खो देता है कैसे, कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि खो कैसे देता है, तो समाप्ति कर देना, एक प्रकार से ऐसे सोच लेना यहाँ पर, ठीक है। समाप्ति के लिए जो प्रावधान है वो अलग से है, हालांकि धारा नंबर 9 में ये चीज़ें ऑलरेडी मेंशन की गई है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपहरण, तो काफ़ी बच्चे बड़े कंफ्यूज थे अपहरण को लेकर, ठीक है। तो जो किडनैपिंग है, यदि कोई व्यक्ति किसी विरोध या गतिविधियों में शामिल होता है तो वो अपहरण, तो बेसिकली ये भी इन्वॉल्व किया गया है, तो ये भी अपहरण भी, किडनैपिंग भी बेसिकली है। लेकिन अगर आप देखते हैं एक वास्तविकता के रूप में देखते हैं कि किडनैपिंग जो हो रहा है उसका कहाँ नागरिकता खो जा रही है, नहीं खो रही है। परंतु मैं आप सबसे कहूँगा कि आप ज़रूर इसका थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा। और यूजीसी ने इस क्वेश्चन का जो सही आंसर भी माना है, वो माना है ABC को ही माना है, किसी पर स्टार वगैरह नहीं लगाया था कि कॉमन नंबर मिला है। उसने साफ शब्दों में बोला है कि अपहरण भी है इसमें, अपहरण भी, अपराध की सज़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर A और B और C आपका यहाँ पे सेकंड वाला सही हो जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो कमेंट करिएगा, हम उस पर विचार विमर्श करेंगे, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हैं तो उसमें आप कमेंट करिएगा, सभी लोग होंगे ज़रूर ही, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जनतांत्रिक समूह प्रक्रिया में अत्यधिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए समूह के लिए अपेक्षित होता है, क्या होता है? अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तो सामूहिक चिंतन होगा, बात तो सही है, सामूहिक विमर्श भी होगा, सामूहिक योजना निर्माण भी होगा, सामूहिक क्रिया और मूल्यांकन होगा। प्रश्न ये है कि जो जनतांत्रिक समूह प्रक्रिया है ना, जो जनतांत्रिक ग्रुप प्रोसेस है, उसको अत्यधिक प्रभावित करने के लिए क्या चीज़ें प्राप्त होना चाहिए? तो एक तो सामूहिक चिंतन होना चाहिए, विचार विमर्श भी होना चाहिए, योजनाएं भी होना चाहिए, सामूहिक क्रिया और मूल्यांकन भी होना चाहिए। तो ये सभी के सभी इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए थर्ड में दिया हुआ है ABCD, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न को करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं समूह गतिकी के बारे में। समूह गतिकी, आई थिंक इस प्रश्न को लेकर कल मुझे जो है कल मेरे यहाँ रूपम ने इसके बारे में पूछा भी था, शायद यही प्रश्न था कि समूह गतिकी की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है, ठीक है, श्रेय किसको जाता है। तो यहाँ मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा थोड़ा सा कर्ट लेविन के बारे में आप सबको भली बात तरीके से पता है। इन्होंने बेसिकली समूह गतिकी के साथ साथ में इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत दिया था क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया था, आपको पता होना चाहिए, मैंने बता रखा है आप लोगों से। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर कोई है तो ऑप्शन नंबर A का ही सही जवाब है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे गुस्तेव ले बान का नाम आ रहा था, मैंने बताया भी था इनके बारे में कि जिसको गुस्ताव कहते हैं हम लोग। द क्राइम स्टडी ऑफ पॉपुलर माइंड इनकी किताब थी और इनके बारे में इन्होंने बात किया था। नोट कर लीजिएगा, कन्फ्यूज मत हुआ करें आप सभी लोग, ठीक है। प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, अगर हौज पौज करेंगे अपने माइंड को तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसको नोट बनाया करें आप लोग, तभी समझ में आएगा। जब दिक्कत आए तो उस नोट्स को खोल लीजिए, आप ओपन करके देख लीजिए, है ना। तो मैं जैसे बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान सुन लीजिए। द क्राउड, जैसे मैं क्राइम बोल दिया, द क्राउड करके था, क्राउड मतलब भीड़ था। द भीड़ जो है स्टडी ऑफ पॉपुलर माइंड में इनका नाम आता है, ठीक है। याद रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, द क्राउड स्टडी ऑफ पॉपुलर माइंड, इन्हीं का नाम आता है, गुस्तेव ले बान का नाम आता है, ठीक है। भीड़ से संबंधित था और सही बता रहे थे आप लोग मुझे। कुछ लोगों ने बच्चे कमेंट भी किया था, भीड़, जब भीड़ है तो भी जाहिर सी बात है, क्यों उस पर डिबेट करते हैं आप लोग, है ना। तो वो चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। एक यहाँ पे नाम देख रहे हैं अगर हम विल्हेम वंट के बारे में, विलियम वंट या उंट के बारे में बात करें तो शारीरिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के रूप में ये जाने जाते हैं, मनोविज्ञान के परिचय के रूप में जाने जाते हैं। ये वही हैं जो उंट का नाम आता है, विलियम उंट का नाम, उन्हीं का नाम है ये। और विलियम मैकडुगल का नाम आप लोगों ने नाम सुना होगा। 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात किया इन्होंने, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया, सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय करवाया था, द ग्रुप माइंड करके था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब होगा, इसका आप खासकर ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं CEDAW के बारे में। इसका पहले तो फुल फॉर्म बताएं आप सभी लोग, आप सबको पता भी होगा। महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार के भेदभाव या निवारण के अभिशमन संयुक्त राष्ट्र, यहाँ पे ये राष्ट्र लिखा हुआ, संघ की महासभा के इस वर्ष पारित किया गया था। कन्वेंशन ऑन दी जो है एलिमिनेशंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों में उन्मूलन पर कन्वेंशन के बारे में बात किया था, और यूएनए के द्वारा 1979 में अपनाया गया था।
और आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। 1979 जहाँ पर होगा वही आपका करेक्ट जवाब होगा। इस प्रश्न का 1970 किसी ऑप्शन में नहीं है, इस प्रश्न को किया गया था ड्रॉप। ये प्रश्न का जो है सभी लोगों को, सारे स्टूडेंटों को कॉमन नंबर मिले थे, तो इसको आप नोट कर लीजिए 1979। ठीक है, ये प्रश्न का सभी लोगों को कॉमन नंबर दिए गए थे। आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो है भारत में सर्वाधिक पुरानी ट्रेड यूनियन कौन सी है? सबसे पुराना ट्रेड यूनियन, अब अगर आपको पता होगा तो फिर तो ठीक है, अगर आप कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर AITU के बारे में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ये इसका नाम पूरा है, और यही बेसिकली इसकी जो है सर्वाधिक पुरानी है। और ये आप कह सकते हैं लाला लाजपत राय और नारायण जोशी, दीवान चमन लाल, 31 अक्टूबर 1920 में इसको अपनाया गया था, है ना। एक तो ये आपका सही हो जाएगा, यही सही है, INT। अब ये याद कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए सभी लोग। INTUC के बारे में अगर हम बात करें तो ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ट्रेड यूनियन विंग 3 मई 1947 को ये बेसिकली लाया गया था। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, नोट करते रहिएगा। BMS के बारे में अगर मैं बात करें तो भारतीय मजदूर संघ है, जो 23 जुलाई 1955 को लाया गया था। C2 जिसको हम बोलते हैं CITU के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन 1970 में लाया गया था। और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करें, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, UTUC जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 का, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कलकत्ता में। और एक था TUCC करके, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेटर सेंटर है, जो 1970 का आता है। और इसके बाद एक था SEWA सेवा करके, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन 1972, तमिलनाडु का था, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक था LPE करके, LPF था, और इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन 1969 का था, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये आपको, ठीक है, 1969 का। और HMS का भी आप लोग नाम जो है नोट कर लीजिए, MS जो है, MS जिसको हम हिंद जो है, हिंद एक हम बोलते हैं ना, हिंद मजदूर सभा बोलते हैं, हिंद मजदूर सभा, और मजदूर सभा ये है 29 दिसंबर 1948 का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको हालांकि पहले बता रखा था, इतना डीप में नहीं जाना हम लोगों को, लेकिन जो चीज़ें मुझे आ रही मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ, आप लोग भी उस पर थोड़ा सा फोकस करें अच्छे से, है ना। कॉपी पेन जरूर साथ में लेके बैठे। अभी मैं 100 क्वेश्चन करने वाला हूँ। जो है मिल्कॉन्स स्पेक्टर और जनक्विल शूज़ के अनुसार बात किया गया, मतलब एक विद्वान है यहाँ पे, उनके अकॉर्डिंग बात किया जा रहा है। मिल्कन स्पेक्टर एंड जॉन क्यूल्स के अकॉर्डिंग सामाजिक समस्या के उभार के निम्न चरणों में से नाम बताइए आप सभी लोग। इनके चरण कौन कौन से हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक तो आंदोलन थे उनके, दूसरा उनका था कि विधि सम्मत और आत्मसमर्पण था, नौकरशाही और आंदोलन का पुनराभेद था। ये सारे इन्होंने मेंशन किए थे, है ना, ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन किया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही होगा A, है ना, यही आपका क्रम भी है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे, यही क्रम भी है ना। आगे हम बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 18 आ गया, और ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान में के द्वारा जो है भारत के नागरिकों के लिए कौन सा कर्तव्य विहित किए गए हैं, मतलब भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों के लिए कौन सा कर्तव्य जो है इन्वॉल्व करना चाहिए। ये प्रश्न बहुत सरल है, ये प्रश्न इतना सरल है कि आप क्यों क्या बताया जाए। तो यहाँ पर देखिए, एक तो संवैधानिक जो है वैज्ञानिक स्वभाव के बारे में बात करता है, विकसित करता है, भाई जाहिर सी बात है ये ठीक होगा। और हमारी मिश्रित संस्कृति, समृद्ध विरासत और संरक्षण करना, ये भी ठीक होगा। आय की असमानता, नो ये आपका गलत हो जाएगा कि ये बेसिकली है ही नहीं, तो जहाँ पे इसको मेंशन हम कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। देश की रक्षा करना, ये चीज़ें मेंशन की गई है, तो आपका ऑप्शन A और B और D यहाँ पे सही हो जाएगा। A और B ऑप्शन में आपको मिला हुआ है, यहाँ पर ABD फोर्थ में मिला हुआ है। तो ऐसे आपको प्रश्न को करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज नहीं मज़ा आएगा आप सबको, ठीक है। आपने नाम सुना होगा सतत धारणीय विकास, या आप कहते होगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये वही है, ठीक है, जो बताया गया है कि संपूर्ण जो है
संपोषणी है यहाँ पे लिखा हुआ है। विकास हेतु जो है 2030 कार्यसूची का श्रेय किसको जाता है? तो अच्छा प्रश्न है, और ये आपने नाम सुना होगा यूएनडीपी के बारे में, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 1965 में स्थापना की गई थी। 170 देशों में जो है काम 170 देशों के साथ मिलकर ये काम कर रहा है यूएनडीपी। ठीक है, इस 17 लक्ष्य थे, 169 उद्देश्य थे, 2030 तक इससे लक्ष्य रखा गया है। 2015 से स्टार्ट किया गया था, उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, है ना। और भारत में जैसे अगर हम बात करें तो एक भारत का जो स्थान है 117वां स्थान है, और भारत पर्यावरणीय प्रदर्शन में 180 देशों में से 168वां स्थान प्राप्त किया है। ये भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूएनओ के बारे में, तो यूएनओ क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है, बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें FAO के बारे में, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है रोम में, ये 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। WHO के बारे में बात अगर हम करते हैं तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, ये आप सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब यहाँ पर है। आगे अगर हम बात करते हैं फील्ड थ्योरी के बारे में, है ना। फील्ड थ्योरी के सीधा सीधा है कर्ट लेविन, 1930 का नाम आता है इसका। अभी भी मैंने आप लोगों से थोड़ा सा बताया भी था। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक सिद्धांत, या उसको चेंज के नाम से जानते हैं, कभी सोशल चेंज सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो जॉर्ज होमान्स के नाम जानते हैं हम सभी लोग, जॉर्ज होमान्स यहाँ पे आ जाएंगे। मनोसामाजिक सिद्धांत में आप सबको पता होगा, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक इरिक्सन, है ना। सॉरी, कुल टोटल इन्होंने 8 अवस्थाओं के बारे में बात किया था, और ये भी ध्यान रखेंगे हम सभी लोग। और मनुष्य को 8 आयु के रूप में इन्होंने विकसित किया था, है ना। इसलिए 8 स्टेजेस भी इन्होंने दिया था 1950 में। और कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष का सिद्धांत कोजर का नाम आ जाएगा फिर तो। बाकी नाम तो दुर्खिम वगैरह के भी आते हैं, जब नहीं दिया है तो फिर इसी का नाम आएगा। ठीक है भाई, तो मैच करिए 1 का 2। ऑप्शन नंबर भाई ए सही है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? जब नहीं है तो इस पे गोला बनाइए और सोचिए फटाफट, है ना। ये देखिए, अध्ययन किया जाता है, गुणात्मक अध्ययन केस अध्ययन के अंतर्गत आएगा। परिणात्मक अध्ययन जो होता है सर्वेक्षण विधि के भी अंतर्गत आता है, सही है। प्रश्नावली विधि साक्षात्कार नो, यही गलत है। ऑप्शन नंबर आपका यही नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। ठीक है, अपराधियों की परिवीक्षा की अनुमति कौन देता है? पुलिस देगा, न्यायालय देगा। मैंने एक बार इसके बारे में बड़ी अच्छे से आप लोगों को बताया था कि प्रोबेट एक लैटिन भाषा से बना था, जिसका परीक्षण करना होता है। अपराधी को उसके सदाचरण और आश्वासन के आधार पर ही न्यायालय द्वारा दंड से मुक्ति प्रदान करने के लिए बात करता है परिवीक्षा अधिनियम। और अगर हम बात करें तो न्यायालय जहाँ पर होगा वही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी फॉर बॉम्बे, यानी सेकंड वाला सही जवाब है यहाँ पर। ऐसे प्रश्न को करें आप, है ना। प्रश्न ऐसे ही तो किए जाते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 2 स्वाभाविक माध्यमों की व्याख्या किसने की थी, है ना। अच्छा प्रश्न है। मैं जानना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो आप सबको पता होगा कि सामाजिक नीति या प्रारूप और मॉडल के रूप में अगर हम बात करें तो वो 3 टाइप के हमें देखने को मिलता है। एक कल्याणकारी मिलता है, सामाजिक सुरक्षा मिलता है, उदारीकरण भी मिलता है, यहाँ तक प्रजातांत्रिक भी देखने को मिल जाता है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सामाजिक नीति का जो अवशिष्ट कल्याण मॉडल है, ये व्यक्ति की आवश्यकता के 2 स्वाभाविक माध्यमों के रूप में व्याख्या करता है। ठीक है, अवशिष्ट कल्याण माध्यम। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, है ना, जहाँ पे व्यक्ति, समूह, समुदाय, प्रजाति, धर्म का विकास कर रहा है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा भी इसी का पार्ट बन जाता है। केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, उदारीकरण, नीतियों बनाना, प्रजातांत्रिक सभी कार्यक्रमों और नीतियों के लिए कार्य करना। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी फॉर बॉम्बे, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। WS गोसेट ने क्या विकसित किया है ना। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने आप लोगों से कई बार चर्चा भी कर चुका हूँ। आप सबको पता होगा कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर
टी परीक्षण के बारे में, तो यही इनका करेक्ट जवाब है। विलियम सिली गोसेट, मैंने आपको एक बार बता चुका हूँ अच्छे तरीके से, 1908 में टी परीक्षण विकसित किया था। जेड परीक्षण के मोकाइबर जो नाम आता है, सामान्य वितरण की खोज किया था जेड परीक्षण में। और अगर हम बात करते हैं एक यू परीक्षण है, तो मान व्हिटनी का नाम आता है, इसे विकोन्सन रैंक टेस्ट भी कहा जाता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट तो आपको पता होगा, 1963 में प्रोफेसर आम्बे ने किया था, 1975 में प्रोफेसर ई हेलमर्ट ने किया था, 1900 में कार्ल पियर्सन ने किया था। ठीक है, अवलोकित और आवृत्ति और प्रत्याशित आवृत्ति के अंतरों के वर्ग के बारे में इन्होंने चर्चा किया था काई स्क्वायर में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो यहाँ पे प्रश्न है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता कहते किसे हैं, है ना, सोच भावना और क्रिया को लेकर। अब जहाँ पे सोच भावना क्रिया होगी वो उसको आप सही मान लीजिए। तो आपका यहाँ पर देखिए सही आ रहा है। स्वाभिमान किसको कहते हैं? सामाजिक कंपेयर होगा, सामाजिक कंपेयर होगा, तो जहाँ सामाजिक कंपेयर होगा वही आपका सही हो जाएगा, सामाजिक तुलना। तो आप इतना ही आप सही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 4 है यही मैच हो रहा है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब, डी। सामाजिक कार्य की जो है अवधारणा का उदय किसने किया है? देखो अब हम बात करते हैं क्रमानुसार, देखो इसके उदय के बारे में। तो बेसिकली यहाँ ये प्रश्न जो है ड्रॉप किया गया था, ठीक है, ये सभी के लिए कॉमन प्रश्न था। तो कुछ बच्चों ने भाई ए भी लगाया था, कुछ बच्चों ने बी भी लगाया था कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सही था, ये कॉमन नंबर था, ये प्रश्न गलत आ गया था। तो रेडिकल सोशल वर्क जो है रॉय बेली का नाम आता है, माइक बेक का भी नाम आता है 1975 में। सोशल डायग्नोसिस मैरी रिचमंड का नाम आता है, आपको पता होगा 1917 में। एकीकृत उपागम संजय भट्टाचार्य का नाम आता है 2003 में, सॉरी 2005 में। परिस्थिति उपागम के बारे में अगर हम बात करते हैं या इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में बात करते हैं तो उरी ब्रोफेन ब्रेनर का नाम आता है 1958 में। एकीकृत समाज प्रणाली अगर पूछता तो समाजकारी प्रणाली जो होती है पिंकस मिनहम मॉडल का नाम आता है। तो वहाँ पे क्योंकि लोगों की सक्रिय भागीदारी की बात किया था, लोगों की अगर भागीदारी के साथ मूल्यांकन की बात होगा तो पीआरए का नाम आ जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन था, आप सबको पता होगा, आप सबको जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन नंबर था, सभी को मिला था, प्रश्न गलत आ गया था। गैर सरकारी संगठन कौन बना सकते हैं, जैसे एनजीओ वगैरह कौन बना सकते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तियों का निकाय होता है, अपने कर्ता के माध्यम से हिंदू अविभाजित परिवार होता है, एक संस्था होती है। तो गैर सरकारी संगठन कौन बना सकते हैं? तो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 27 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका आपका सही जवाब है। ठीक है, समाज कार्य विधि जैसे कि एकीकृत समाज कार्य प्रणाली। अभी एकीकृत समाज मैंने प्रणाली के बारे में आपको बात भी किया था, अभी बोला भी आप लोगों से कि अवधारणीय और मौजूदा सीमाओं के प्रतिक्रियाओं में कौन सा मॉडल विकसित किया था? तो पिंकस और मिनहम का मॉडल था, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। टास्क सेंट्रल्ड मॉडल जो है 1970 में विलियम रीड और साइन लोरा का नाम आता है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार लगा लीजिए आप सभी लोग, चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। कॉग्निटिव बिहेवियर अगर हम बात कर रहे हैं मॉडल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक व्यवहार का मॉडल, तो ये जो नाम आता है किसका नाम आएगा? सीबीटी, जिसको हम बोलते हैं ना क्या संज्ञानात्मक मॉडल। तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप सभी लोग, एरोन बेक के द्वारा 1964 में इन्होंने सबसे पहले परिकल्पना के रूप में विकसित किया था, याद रखिएगा। और सुल्ज एक डेलिजन मॉडल्स है जो बेसिकली सहकारी समितियों के गतिविधियों में एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे समृद्धि को बढ़ाने के लिए कार्य किया है। तो ये एक मॉडल आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, रमन सुल्ज का नाम, जो 1848 में दिया था। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ए फॉर अमेरिका का करेक्ट जवाब। अगर मैं तीव्र गति से चल रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं नेक्स्ट वाली जो क्लास लेकर आने वाला हूँ उसमें भी आप लोगों को आप लोगों से चर्चा करूँगा। अगर आप लोगों को मैंने हालांकि पढ़ा रखा है आपको भलीभांति तरीके से बता रखा है, 1601 पुअर लॉ जो एलिजाबेथन का वो था, कानून आया था, उसमें अच्छे से मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सामर्थ्य निर्धन के बारे में बात किया है वो कौन होगा? तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें या चर्चा करें तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन जो चलेगा वो एबल, अगर हम बात करें तो आपका पहला ही सही हो जाएगा कि
कार्य गृह और सुधार गृह के अंतर्गत आता है। अक्षम निर्धन के बारे में अगर हम बात करें तो अक्षम निर्धन जो होगा वो भिक्षा गृह के अंतर्गत आ जाएगा। निर्भर बच्चे अगर होंगे तो उनका ध्यान रखने के लिए तैयार व्यक्ति हो जाएंगे। और निर्धन बच्चे, यहाँ पे देखो निर्भर बच्चे, ये निर्धन बच्चे हैं, माता पिता और नातेदारी के लिए यहाँ पे गृह स्थल थी। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो सामने सामने से ही मैच करवा दिया है इसने, और इसलिए आपका यहाँ पे 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका ही सही जवाब माना जाएगा यहाँ पर, है ना। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखे रहिए, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोशल वर्क के हैं, मेडिकल सोशल वर्कर के लिए भी है, MPPSC समाज कार्य के स्टूडेंट के लिए है, और ये UGC के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट क्लासेस चल रही है आप सबके लिए। निम्नलिखित में से प्रणालियों के एक अचित क्रम का व्यवस्थित करना है, मतलब एक उचित क्रम कह लीजिए या अचित क्रम कह लीजिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास यहाँ पे जवाब है। तो क्रम तो भाई ऐसे में परिवर्तन अगर हम बात करें अभिक्रमण का, अभिक्रमण का मतलब होता है एजेंट, है ना, प्रणाली। तो ये होगा कि किसी परिवर्तन एजेंट या परिवर्तन में एजेंट की बात जब हम करते हैं तो वह किसी समूह हो या समुदाय हो या संगठन के भीतर परिवर्तन को बढ़ावा देने की बात करता है, तो सक्षम बनाने की बात करता है, तो NGO या कार्यकर्ता ही करता है। तो इसलिए आपका यही सही जवाब हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए, ये समाज कार्य का हस्ताक्षेप है, और मैं आपको बता दूं ये समाज कार्य का हस्ताक्षेप पिंकस और मेराहम ने 1873 में दिया था। समाज कार्य अभ्यास की 4 प्रणाली है, और ये 4 प्रणाली आपको लिखी हुई है, नोट करिए अलग से। समाज कार्य हस्ताक्षेप की 4 प्रणाली पिंकस और मेराहम ने 1873 में दिया, ये दूसरी बात है। अब यहाँ से प्रश्न करिए, ये प्रश्न आ गया, अब इन्हीं प्रणालियों को सजाइए क्रम में। तो पहला आपका हो जाएगा परिवर्तन जहाँ पे एजेंट, दूसरा आ जाएगा सेवार्थी, तीसरा हो जाएगा लक्ष्य, चौथा हो जाएगा आपका क्रिया प्रणाली। तो ये 4 आपके सही क्रम में है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ABCD जहाँ पे लिखा होगा, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, यही करेक्ट जवाब है आपका, ठीक है। प्रश्न करने का तरीका होता है, अगर आप लोग मेरी क्लास को थ्योरी वाली पढ़ते हैं अच्छे से तो फिर तो ठीक है, और फिर तो वरना अगर आप थ्योरी नहीं करते हैं अच्छे से फिर तो आपके लिए दिक्कत है भाई, है ना। आगे बात करते हैं 31 के बारे में। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 का अधिनियमित में पूर्व का प्रकरण विधि है। तो प्रकरण विधि ये भी एक अच्छा प्रश्न है, आपको बता देता हूँ। 9 दिसंबर 2013 में ये प्रभावी रूप से लाया गया था, ठीक है। और यह अधिनियम ये कहता है कि ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कहता है कि पूर्ण रूप से ऐसे मामलों को रोकने के लिए जहां पे माध्यमिक उच्चतम न्यायालय ने नई दिल्ली द्वारा विशाखापट्टनम एवं बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय के लिए संबंधित निर्देशों के आधार पर मानता था, और उसको विस्तृत, हालांकि शारीरिक संपर्क, यौन संपर्क, लैंगिक रूप से मुद्दे या उस पर टिप्पणी या अश्लील साहित्य को दिखाना इत्यादि चीज़ों के बारे में जिक्र करता था। उसके ही परिप्रेक्ष्य में एक 2013 का अधिनियम आया था जिसमें एक प्रकरण विधि के बारे में चर्चा किया था। तो यहाँ पर इसीलिए आपको बता दो विशाखा एवं बनाम राजस्थान राज्य के बारे में जो आ रहा है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब है आप सबका यहाँ पर, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें हम 32 के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से आपको बताने हैं, सूची 1 से सूची 2 से मैच करने हैं, और मैच करके आप मुझे ज़रा बताने की कोशिश करें इसका सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में, है ना। अच्छा प्रश्न है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप सबको भलीभांति तरीके से पता होगा समाज सेवा, असहाय की सहायता करना। अब यहाँ पर देखिए असहाय लोगों की सहायता कहाँ पे हो रही है, समाज सेवा, तो ये समाज सेवा है ना। और समाज कार्य क्या है, सिद्धांत के आधार पर होती है, यहाँ पे समस्या का समाधान करते हैं। अब जरा देखिए, जरा कहीं पर है सिद्धांत, अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो ये आपका करेक्ट जवाब आ रहा है। समाज कार्य क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आपका ये सही मैच करेगा आपका। अब उसके बाद सामाजिक सुरक्षा दिया है ना। अब यहाँ पे ज़्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, अगर 1 का 4 से अगर हमने मैच कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बी वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 1-2 मैच करिए और जैसे ही आप आए तुरंत आप मैच करके सोचने का विचार करिए, और यहाँ पे इसी को बी को लगा दीजिए कि भाई ये सही मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, मतलब संतोष कर लिए, अपने आप को संतुष्टि प्रदान कर लीजिए, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में, अवसाद के लक्षण बताइए जरा। अवसाद के लक्षण क्या क्या होते हैं भाई, ये तो एक प्रकार के जो है अवसादग्रस्तता विकार है या गंभीर चिकित्सा बीमारी है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सामाजिक निवर्तन भी होता है, यह अवसाद का ही लक्षण होता है। असामाजिक व्यवहार करना, निम्न आत्मसम्मान होना, ये भी उसी से, थकान भी होता है। भूख में कोई परिवर्तन, भूख में कोई परिवर्तन नहीं, भूख में कोई परिवर्तन नहीं, क्या है अवसाद का लक्षण है, बताइए आप ही लोग बता दिए, नहीं है लक्षण,
जब लक्षण ही नहीं है तो फिर क्यों लेना? तो ए बी सी जहाँ पे होगा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, यानी सेकंड वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न का करने का तरीका यही होता है, आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये प्रश्न बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सर्वहारा पूंजीवाद को दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सर्वहारा पूंजीवाद के बारे में बात किया है। अब ये प्रश्न इंग्लिश में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग आप कि सर्वहारा पूंजीवाद जो होता है एक प्रकार से मार्क्सिज्म जैसे ऐसे वर्ड है ये, जो मार्क्सवादी दर्शन पर सर्वहारा को एक पूंजीवादी के तहत शोषण करने वाले को मानता था। उत्पादन और साधनों के संचालन के बदले में वो अल्प मजदूरी को स्वीकार करने के लिए मजदूर जो है मजबूर किया करता था। तो इसमें बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसका सही जवाब मार्क्सिज्म से सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स का। और अगर मैक्स वेबर के बारे में बात करें तो नौकरशाही को परिभाषित किया था इन्होंने, है ना, नौकरशाही का मैक्स वेबर ने। और अगर हम एम श्रीनिवासन के बारे में बात करें तो संस्कृतिकरण की धारणा और धर्मनिरपेक्षता सन 1940 में संस्कृतिकरण को लेकर एकजुटता के रूप में लाया था एम श्रीनिवासन। बोगार्सन ने सामाजिक दूरी के बारे में बात किया है और हम की भावना, दायित्व की भावना, निर्भरता की भावना के बारे में भी बात किया है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधन जुटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कौशल अनिवार्य होते हैं? संसाधन जुटाने के लिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब क्या होना चाहिए भी? तो यहाँ पे देखिए संसाधनों की पहचान करने के कौशल होने चाहिए, परियोजना प्रस्ताव करने के लिए कौशल होने चाहिए, देशी संसाधनों का पता लगाने के लिए भी कौशल होना चाहिए। केवल गलत हो यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हो जाएगा। ए और बी और सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा आप सबके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपको मैच करने हैं, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है कि किसने क्या बात कही है, तो आप इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन सा है नंबर का है? 36 नंबर का है। और 36 आपसे क्या बोलता है, आपको मैच करना है। अंतरारोपण किससे बात करता है? अंतरारोपण विलियम रीड के बारे में बात करता है। ठीक है, याद रखिएगा। समाज अन्वेषण जिसको हम बोलते हैं समाज खोज के बारे में, तो समाज खोज किससे किया था? यह अन्वेषण जस्टिस ट्राफ्ट का भी नाम आता है, फैमिली थेरेपी में काफ़ी फेमस है ये। और अगर हम बात करें क्रियात्मक अभिगम को लेकर आगे इम्प्रूव करने की बात में जस्टिस ट्राफ्ट का नाम आता है, बाकी नाम उनका आता है ऑटो रैंक का ही, है ना। समस्या समाधान का प्रतिमान जो अगर बारे में बात करें तो पल्लामेन का नाम आता है। कार्य केंद्रित के बारे में अगर हम बात करें तो टास्क सेंट्रल प्रतिमानों के बारे में तो मैरी रिचमंड बच गए, तो यहाँ पर मैरी रिचमंड का ही नाम सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब अब आप लोग मुझे बताइए कि पहले का 3 आ गया, पहले का 3, ठीक है, पहले का 3, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर पहले का 3 में आपका ये दिया नहीं, यहाँ अगर बात करें विलियम रीड का नाम आता है कार्य केंद्रित में, है ना। तो 1 मिनट इस प्रश्न को फटाफट मैच करते हैं दोबारा से हम सभी लोग। ठीक है, दोबारा से हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो अगर हम बात करें कार्य केंद्रित में डी का, तो डी का अगर आप थर्ड से मैच कर देंगे तो आपका विलियम रीड आ जाएगा। और सी का अगर हम मैच करते हैं समस्या समाधान के प्रतिकान में तो ये आपका इससे मैच कर जाएगा। समाज की अगर हम बात करें तो ये समाज अन्वेषण मैरी रिचमंड का आ जाएगा। खोज के बारे में अंतरारोपण जस्टिस ट्राफ्ट का आ जाएगा। ये सही है भाई, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला करेक्ट है ना। जल्दबाजी में थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा आप लोग भी इस पर क्लियर करेंगे, बाकी दोबारा नहीं ऐसा कुछ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल एलेंस्की के बारे में बात अगर हम करें तो सामाजिक सोशल जो है सामाजिक क्रिया में सोशल एक्शन के भाग नहीं बोला है, तो जब नहीं बोला है तो इसको आप गोला बनाइए, और जब नहीं बोला है तो आगे बात करेंगे क्या नहीं बोला है। तो स्थापना, प्रावधान और आक्रमण करना, देखिए सोलंकी का विचार था बेसिकली कौशल को लागू करना, सामुदायिक अभ्यास संगठन में मॉडल करना और सामुदायिक आयोजन के पिता के रूप में भी जब ये जाने गए तो इसने एक प्रकार से ये भी क्रियाविधि या इनके बारे में भी जिक्र किया। क्रोध और घृणा का भाव का उत्पन्न होना, ये भी चीज़ें मेंशन किया था उसमें। और सत्ताधारी व्यक्तियों का जो है बर्बाद करना, सत्ताधारी व्यक्तियों को बर्बाद, ये भी चीज़ें मेंशन की थी। साध्य और साधन न्यायोचित होने चाहिए, इसके बारे में बात नहीं किया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 37 का सही जवाब सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, आदिम संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगी? ये भी प्रश्न अच्छा है। आदिम संस्कृति के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन थी? गौड़ है,
बहुत बढ़िया। और यह एक सामाजिक समूह है जिसकी एक अलग भाषा होती है तथा भिन्न संस्कृति होती है, स्वतंत्र राजनीति होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? जाति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और आगे हम बात करते हैं। यही होगी आदिम आदिम संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जनजाति से संबंधित है। जाति, नस्ल और अनुसूचित जाति से नहीं संबंधित है, ठीक है, जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। मानव विकास सूचकांक में, जिसको आप HDI बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न को लेकिन 2020 में ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि प्रश्न में ही थोड़ा सा मिस्टेक आ गया। तो HDI में जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, प्रति व्यक्ति आय है, संकेतों को समग्र आंकड़े के रूप में ये बेसिकली देता है। तो विकास के 4 स्तर के देशों में अगर देखा जाए तो श्रेणीगत रूप से किया है। और HDI जो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक, और अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र में बाद में तो 1990 में भारत के आत्मा सेन जी आए थे, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। संयुक्त राष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें तो विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया था, जिसको हम बोलते हैं UNDP, ठीक है। तो जीवन प्रत्याशा आप इसको सही कर लीजिए और साक्षरता सही कर लीजिए, रहन सहन भी। तो यहाँ पे इसलिए कॉमन सही है कि कहीं कहीं आय भी, क्योंकि मैंने भी बोला ना प्रति व्यक्ति आय को लेकर संकेतों के बारे में बात करता है ना, तो इसलिए इसको भी माना जाता है। तो यहाँ पर ये भी सही था, ये भी सही था, इसलिए इसे ड्रॉप कर दिया गया है ना, ठीक है। काफ़ी प्रश्न गलत आए थे लेकिन इस बार गलत नहीं होंगे, है ना। जमीनी स्तर पर संगठनों को गोलबंद करना, ये प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 40। जमीनी स्तर पर संगठनों का गोलबंद करना बेसिकली क्या है? समाज वकालत कहीं पर है, ये देखिए मिल गया समाज वकालत, है ना। और जब समाज वकालत मिल गई है तो आप 1 के 2 से मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है सही जवाब, इसका पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी आप मैच कर लीजिए, आपको ईजिली कर लेंगे आप सभी लोग, है ना। कृषक और नागरिक वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण विधेयक 2007 का है, ये बात तो ठीक है, सहमत हैं इस बात से हम सभी लोग। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको पहल की गई थी, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 4 वाला, ठीक है। सेवार्थी कार्य संबंध का सिद्धांत क्या होगा? ये भी प्रश्न अच्छा है ना। तो एक तो व्यक्तिकरण था, बात ठीक है। नियंत्रित जो है देखो सिद्धांत पूछा है ना, तो नियंत्रित जो भावनात्मक संबंध का भी होगा, स्वीकार्यता का भी होगा, गोपनीयता का भी होगा। यहाँ पर चारों होंगे यानी ABCD, यहाँ पर B वाला सेकंड जवाब हो जाएगा, है ना, सही जवाब हो जाएगा सेकंड वाला। अगर हम बात करते हैं आगे, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद में प्रसूति राहत, अब ये प्रश्न मैं जब करवाता हूँ तो बार बार आप लोगों से बोलता भी हो कि देखो 2020 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए आप सभी लोग। 43 में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि भाई कौन सा प्रसूति राहत उपबंध के बारे में बात किया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर B यानी 42 का जो अनुच्छेद है यही आपका सही जवाब हो जाएगा। काम की न्याय संगत और मानोचित दशाओं में जो है सुनिश्चित करना और प्रसूति सहायता का उपबंध जो है आर्टिकल नंबर 42 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर अगर हम बात करें 43 के बारे में तो 43 क्या कहता है? कर्मकारों की निर्वाहन मजदूरी के बारे में बात करता है। और आर्टिकल नंबर अगर हम 41 के बारे में बात करते हैं तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 47 के बारे में बात करें तो ये क्या बात करता है? पोषण, आहार और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य और सुधार करने के बारे में राज्य कर्तव्यों के बारे में जिक्र किया गया है अनुच्छेद नंबर 47 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका B फॉर बॉम्बे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है संपूर्ण के सापेक्ष तुलना में विचारणीय संख्या क्या होगी, ठीक है। 44 का सही जवाब क्या होगा? तो ये बेसिकली आपका मैच करेगा संपूर्ण के सापेक्ष की तुलना में विचारणीय संख्या को बात किया जाए तो समानुपात कहलाता है, ठीक है। तो अब आपको देखना है ए का दूसरे से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा C फॉर चेन्नई, ठीक है। प्रति 100 प्रतिशत, प्रति 100 का मतलब प्रतिशत हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी मैं, ये बहुत सरल प्रश्न आया हुआ था, है ना। ऑप्शन यहाँ पे 3 वाला सही जवाब है। व्यक्तिगत समाज कार्य के प्रकारात्मक उपागम के विकास किसने किया है? ये आपको मैंने बताया भी है कि ये बेसिकली ऑटो रैंक का नाम आता है, जस्टिस ट्राफ्ट ने डायनेमिक ऑफ थ्योरी एंड कंट्रोलर का रिलेशनशिप में नाम आता है, सामाजिक चेतना के दृष्टिकोण के रूप में जानी जाती है जस्टिस ट्राफ्ट। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि विल थेरेपी किसने दिया है, विल थेरेपी, ठीक है। सामाजिक संरचनावाद में अगर हम बात करते हैं टॉलकट पार्सन्स का नाम आता है,
ठीक है। सोशल केस वर्क में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस का अगर कोई नाम आता है तो गार्टन हैमिल्टन का नाम आता है। सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में निम्न चरणों को सुनिश्चित करिए। इसके आपके जो है चरण बताने हैं आप सभी लोगों को, इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सही जवाब क्या होना चाहिए सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में, तो आवश्यकता की पहचान करना होना चाहिए, आवश्यकता की प्राथमिकता का निर्धारण करना होना चाहिए, कार्यक्रम का निर्माण करना होगा, संसाधनों की खोज करना होगा। ये यहाँ पे सही जवाब तो चारों आ रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया के चरण आपको बनाने हैं क्रम से, क्रमबद्धता से। तो एक तो देखो पहचान करना नंबर 1 आ जाएगा। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा। नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं तो ये संसाधनों की खोज आ जाएगा। नंबर 4 पे बात करेंगे कार्यक्रम का निर्माण हो जाएगा। तो 1 2 3 4 होगा, तो यानी यहाँ 3 की जगह पे 4 होगा। और अगर हम बात करें ये निर्माण का, तो निर्माण आपका जो होगा यहाँ पे लास्ट में होगा, तो ये थर्ड आएगा। तो ए बी डी और सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका में सही है। ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम का ढांचा जो है फ्रेमवर्क में निम्नलिखित में से किस पर आधारित होगा। अधिकार पर होगा, कल्याण पे होगा, बीमा पे होगा, सहायता पे होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की बात कर रहे हैं। आप सबको पता होगा मनरेगा वाला भारत में लागू किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। ये विधान के द्वारा अधिनियमित किया गया था, विधान के द्वारा। लेकिन ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है 2005 में लाया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, 7 सितंबर 2005 को। और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार और वयस्क रोजगार के बारे में जो है 100 दिनों के बारे में बात किया गया था। प्रतिदिन न्यूनतम जो मजदूरी देने की बात की गई थी 220 रुपये। ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को विधान के द्वारा अधिनियमित किया गया था। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। ठीक है, ये अधिकार है जो है ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। निम्नलिखित में से क्या कल्याण सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। व्यावसायिक शिक्षा आएगा, विशेष शिक्षा आएगा, तकनीकी शिक्षा आएगा, उच्चतर शिक्षा आएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो इसका सही जवाब होगा आपका विशेष शिक्षा। यहाँ पर जो अगर हम बात करें निम्नलिखित में से क्या कल्याण सेवा के अंतर्गत आता है, तो कल्याण सेवा के अंतर्गत आता है आपका विशेष शिक्षा। आपको पता होना चाहिए कि व्यावसायिक शिक्षा का पहला केंद्रीय संस्थान भोपाल में है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो व्यावहारिक गतिविधियों पर आधारित था। विशेष शिक्षा विशेष रूप से तैयार किया जाता है और विशेष पाठ्यक्रम होते हैं, विशेष शिक्षक होते हैं, विशेष बच्चे होते हैं, जहाँ पे उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसलिए उन्हें कल्याण सेवा के अंतर्गत में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही जवाब हो जाएगा आपका। प्रसिद्ध पुस्तक थी साज वतन। यहाँ पे साज वतन है और ये प्रश्न हिंदी का आ गया है। साज वतन जो है गोदान, जैसे अगर हम बात करें, या गबन की बात करें, एक नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है। ठीक उसी प्रकार से साज वतन की भी किताबों में अगर हम बात करें तो मुंशी प्रेमचंद का ही नाम आएगा। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अगर हम बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी और कुरुक्षेत्र या रश जो है इसमें इनकी किताब जो है फेमस है। और अगर हम बात करें शरण चंद्र के बारे में तो शरण चंद्र जो है देवदास या चरित्रहीन की पुस्तक इनकी आती है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में अगर हम बात करें तो भारत भारती, जयद्रथ वध और उर्मिला जैसी किताब है वो इनकी आती है। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। आगे अगर हम बात करते हैं, फ्राइड के अकॉर्डिंग बात की गई है कि चरणों का सही क्रम बताइए कि कौन कौन से फ्राइड के चलिए सिगमंड फ्राइड ने यहाँ पे कुल टोटल 5 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया था। तो मौखिक अवस्था के बारे में बात अगर हम करें तो ये बेसिकली जन्म से लेकर 1 वर्ष है। और दूसरा जो है उसका गुदावस्था है जो 2 से लेकर 3 वर्ष है। और जो तीसरा है उसका लैंगिक अवस्था है जिसको 4 से लेकर 5 वर्ष बताया गया है। और इसमें 2 टाइप की ग्रंथि पाई जाती हैं, लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। सुषुप्ता अवस्था जिसको हम बोलते हैं ये जिसको काम प्रसूति अवस्था भी हम कह सकते हैं, 6 से लेकर 12 वर्ष की पाई जाती है। ठीक है।
6 से 12 वर्ष, और 12 से 20 में जो है आपका जननांगी अवस्था होती है, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा 6 से 12 वर्ष। क्रम आपको लगाना है, इसमें इसको ध्यान रखिएगा, 2 मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं इसकी। एक है जीवन की मूल प्रवृत्ति जिसको हम इरोस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और एक है थेनाटोस जहाँ पे घृणा मूल प्रवृत्ति जिसमें व्यक्ति आक्रामक और विध्वंस कार्य करने लगता है, तो उसको थेनाटोस बोलते हैं। ये 2 ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा फिर, यहाँ पे जो थर्ड दिया गया है ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के सिर्फ आज ही के लिए होगा। आप सभी लोग बताइएगा इसमें से 50 में से कितने प्रश्न आप सबके सही हुए हैं। कल आप सभी के लिए 50 के आगे भी मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।